हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस अकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और अब मैं लेके आ गया हूं आपका प्रैक्टिस जो कि डेली शाम को 7 बजे होते हैं। 7 बज चुके हैं, आप फटाफट आके जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि 7 बजे हमारा डेली प्रैक्टिस होता है हिंदी का। ठीक, ये हिंदी का हम प्रैक्टिस शुरू करा रहे हैं, इसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट के भी आपके शुरू होने वाले हैं। आप अगर यूपी बीएड 2022 इंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपका एक पोर्शन पूछा जाता है हिंदी। वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और या फिर कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं आप, अगर हिंदी वहां से पूछा जाता है तो सारे के सारे सब्जेक्ट आज हम यहां पे कवर करने वाले हैं। और डेली शाम को 7 बजे ये क्लास होगी, इसलिए आप इसको ध्यान में बिठा लीजिए कि 7 बजे आपको आ जाना है और क्लास को देखना है और अपना मॉक टेस्ट लगाना है। आज हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपका लाइव टेस्ट होगा। आपके सामने कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके सामने आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का ये हिंदी का जो प्रैक्टिस है हमारा, या मॉक टेस्ट इसको कह लीजिए या फिर लाइव टेस्ट कह लीजिए, इसको हम शुरू कर रहे हैं। देखिए मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, देख लीजिए थोड़ा सा बहुत कि इन प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि चौथा व पांचवा कैसा विशेषण है। थोड़ा सा इसका कलर मैं चेंज करता हूं। चलिए देखिए, जो चौथा व पांचवा है ये कैसा विशेषण है। चौथा हो गया और पांचवा ये कैसा हमारा विशेषण है, या आवृत्ति सूचक है, या समुदाय बोधक है, या कर्मवाचक है, या फिर परिमाणवाचक है। बताइए फटाफट, कमेंट करिए फटाफट इसका आंसर। चलिए मैं बता दूं, जो जैसे चौथा हो गया, हम कहते हैं चौथा 11वां 15वीं 16वीं ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे जैसे हमारा चौथा है यानी 1 2 3 और 4 क्रम वाइज से आएंगे ना, 1 2 3 4, तभी तो हम यहां पे पहुंच के कहेंगे ये चौथा है। तो ये क्या हो गया, एक क्रम में चल रहा है, सीक्वेंस में चल रहा है। जैसे चौथा हो गया, ऐसा ही हमारा पांचवा है। पांचवा जो है वो भी हमारा क्या कर रहा है, ये भी सीक्वेंस से चल रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 5वें नंबर पे जो आएगा उसको हम पांचवा बोलते हैं। तो ये क्रम वाइज से चलता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कर्मवाचक विशेषण बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि चौथा तथा पांचवा ये हमारा किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हमारा कर्मवाचक विशेषण है। चलिए कर्म नहीं क्रम होगा, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, यहां पे कर्मवाचक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। यहां पे देखिए, किन शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है। आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें बताइए कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें इन प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। जैसे कुंजड़िन हो गया, कुंजड़िन ऐसे लिखा जाएगा, थोड़ा सा यहां पे मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान में रखिएगा। कुंजड़िन हो गया, नाइन हो गया, इसके साथ नागिन हो गया, इसके साथ ईसाइन हो गया। फटाफट आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें इन प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए जब भी बात करेंगे हम 9 की, तो 9 में देखिए नाई, ना प्लस इन, ना प्लस इन, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ना प्लस इन, ये 9 का संधि विच्छेद हो गया। उसके साथ नागिन का अगर देखेंगे तो नाग प्लस इन, ये हमारा नागिन का हो गया संधि विच्छेद। ठीक, तो हमारा इसमें भी इन आ रहा है, ना इन में भी इन आ रहा था, और इंसाइन में देखिए इंसाधन इन, ये हमारा क्या हो गया, इंसाइन का क्या हो गया, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। तो इसमें भी इन आ रहा है, नागिन में भी इन आ रहा है, नाइन में भी इन आ रहा है, लेकिन कुंजड़िन में इन नहीं आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही आंसर हमारा हो जाएगा कि कुंजड़िन में इन प्रत्यय नहीं लगा हुआ। प्रत्यय की बात करेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय हमारा क्या होता है, शब्दों के पीछे लगता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है और उपसर्ग शब्दों के आगे लगता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन यहां पे लेते हैं। देखिए कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय है, कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय है। सुरचाप, सप्तवर्ण, पर्याय नहीं है ये बताना है आपको, धनकोदंड, फिर अमरेश्वर। इसमें से इन चारों में से बताइए कि कौन सा ऐसा शब्द है जो इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं है। यहां पे आपसे पर्यायवाची पूछा है, इसको बताइए, कमेंट करिए फटाफट। देखिए जब भी बात करेंगे हम सुरचाप की, तो सुरचाप जो हमारा है वो इंद्रधनुष का पर्यायवाची है। इंद्रधनुष को हम सुरचाप कहते हैं, इंद्रधनुष को हम सप्तपर्ण कहते हैं, और इंद्रधनुष को हम क्या कहते हैं, धनकोदंड भी कहते हैं, लेकिन हम अमरेश्वर नहीं कहते हैं। इंद्रधनुष का पर्यायवाची जो शब्द है वो अमरेश्वर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्यों नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो हमारा अमरेश्वर है, देखिए
जो हमारा अमरेश्वर है ये इंद्र का पर्यायवाची है। किसका है? इंद्र का पर्यायवाची है। लेकिन आपके सामने जो 3 दिया हुआ है, सुरचाप, सप्तवर्ण, धनकोदंड, ये क्या है? ये इंद्रधनुष के पर्यायवाची है। लेकिन अमरेश्वर की जब भी बात करेंगे तो ये हमारा इंद्र का ही पर्यायवाची है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा आपका। और फटाफट आप यहाँ पे कॉमेंट कर सकते हैं अगर आपका आंसर आपको आ रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें से बताना है। मैं मेरे घर जाऊंगा, तुम तुम्हारा काम करोगे, मैं हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, यह वाकई एक गंभीर समस्या है। इन चारों में से आप बताइए कि शुद्ध वाक्य क्या है। चलिए कमेंट करिए फटाफट। देखिए जब भी शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो वहां पे एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस से अगर शब्दों को बिठाया गया है तो वही हमारा शुद्ध वाक्य होगा। देखिए मैं मेरे घर जाऊंगा, यहां पे डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि मैं घर जाऊंगा, इतनी चीजें बोल सकता हूं। अब मैं किसी और के घर क्यों जाऊंगा? मुझे जाना होगा तो मैं अपने घर जाऊंगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो, ये चीज बोला जाता है। लेकिन तुम तुम्हारा काम करो ये एक निगेटिव है और ये शुद्ध वाक्य नहीं है हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, है हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, तो वैसा ही गलत लग रहा है। यहाँ पे यह वाकई एक गंभीर समस्या है, ये आपका सही हो जाएगा। यह एक वाकई गंभीर समस्या है, यह ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यह वाकई एक गंभीर समस्या है। बाकी के तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध सिर्फ एक ही है, यह वाकई एक गंभीर समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे संबंध सूचक सर्वनाम की। आप बताइए कि संबंध सूचक सर्वनाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। कुछ, जो, कितना, कैसा, इन चारों में से आपका कौन सा संबंध सूचक सर्वनाम है? कमेंट करिए फटाफट इसका आंसर। चलिए देखिए जब भी बात करेंगे हम संबंध सूचक सर्वनाम की तो देखिए इसमें जो कुछ हो गया या कितना हो गया या कैसा हो गया, संबंध सूचक में होता क्या है कि जैसे मैं बोलूंगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, वो वैसा भरेगा। इसमें देखिए जो शब्द आया ना, ये क्या है? वो वैसा, वह के साथ क्या कर रहा है? ये संबंध बना रहा है। जो शब्द है वह के साथ संबंध बना रहा है। संबंध मतलब उसके साथ जो अगर रिलेशन कोई बना रहा है तो वहां पे हमारा संबंध सूचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कुछ हो गया, कुछ तो हमारा क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। कितना भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। और कैसा भी हमारा क्या है? ये कुछ, कितना और कैसा, ये तीनों की तीनों शब्द हमारे कैसे हैं? ये हमारे प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये तो हमारा संबंध सूचक नहीं हुआ। ये एलिमिनेट करके भी हम ऑप्शन बी यहाँ पे सही कर सकते हैं कि जो हमारा जो शब्द है यही हमारा क्या है? ये संबंध को दर्शाता है, संबंध को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की और इसमें आपको बताना है अभ्युदय शब्द में संधि बताइए। संधि आपको मैंने सारे के सारे संधि आपको ट्रिकी वाइज पढ़ाया है, आप उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके वहां पे देख सकते हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर वहां से नहीं जाने वाला है। वहां पे आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस भी आपको ट्रिक के माध्यम से ही बताऊंगा। चलिए बात करेंगे अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए। वृद्धि संधि है या व्यंजन संधि या फिर यड़ संधि या फिर गुण संधि है? फटाफट करके आप आंसर बताइए। चलिए जब भी बात करेंगे हम वृद्धि संधि की, वृद्धि संधि मतलब होता है एक अधिक। वृद्धि संधि में ऊपर आपको 2 मात्रा देखने को मिलेंगी, यही आपकी पहचान है। शब्दों के बीच में अगर आपको 2 मात्रा ऊपर देखने को मिलती हैं एक साथ तो वहां पे हमारा वृद्धि संधि हो जाएगा। व्यंजन संधि की बात करेंगे तो इसमें व्यंजन आते हैं जहां से टूटते हैं शब्द की, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वहां पे व्यंजन आएंगे। और यड़ संधि की बात करेंगे तो यड़ संधि का एक ही ट्रिक है कि या, रा, ला या फिर वा के साथ कोई अधूरा शब्द अगर आता है तो हमारा यड़ संधि हो जाता है। या, रा, ला, वा के साथ अगर कोई भी अधूरा शब्द आपका आएगा तो हमारा यड़ संधि हो जाएगा। और जब भी गुण संधि की बात करेंगे तो इसमें ए आता है, ओ आता है और या फिर अर आता है। इसमें अगर शब्दों के बीच में इस प्रकार के मात्रा आएंगे तो हमारा गुण संधि हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे अभ्युदय में। देखिए अभ्युदय, अभ्युदय में देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे या आया कि नहीं आया। इसमें बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। अगर ऑप्शन में यड़ संधि नहीं है तब तो लगा सकते हैं, लेकिन देखिए अभ्युदय में या आया और मैंने बताया या, वा, रा, ला के साथ अगर कोई अधूरा शब्द आ रहा है, या, वा, रा, ला के साथ कोई अधूरा शब्द आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा यड़ संधि हो जाएगा। ये चीज मैंने बताया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे या आ रहा है और इसके साथ जो भा है ये आधा है, यानी या, वा, रा, ला में से या आया, उसके साथ एक अधूरा शब्द भा आया, तो यानी वो क्या हो जाएगा? यड़ संधि हो जाएगा। अभ्युदय शब्द में कौन से संधि है? तो वहां पे यड़ संधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अपादान कारक युक्त पहचानिए। निम्न में से पहचानिए कि कौन सा सेंटेंस अपादान कारक है। कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बच्चे बंदर से डरते हैं,
मैं उसे अपने हाथ से सजा दूंगा, राहुल पेड़ से नीचे गिर गया, वह सब और से सैनिकों द्वारा घेर लिया गया है। चारों वाक्यों में से आप बताइए फटाफट कि अपादान कारक कौन सा है। जब भी हम अपादान कारक की बात करेंगे तो इसका सिंबल क्या होता है, सबसे पहले आप इसको बताइए। तो इसका सिंबल होता है से, इसका सिंबल होता है से, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव। लेकिन जो हमारा ये से होगा ये कैसा होगा, ये से हमारा अलगाव में काम करेगा। कैसे काम करेगा, अलगाव के रूप में काम करेगा। अब देखिए बच्चे बंदर से डरते हैं, बच्चे बंदर से डरते हैं, जो हमारा से आया, एक देखिए ये से में बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक हमारा अपादान से होता है, ठीक, अपादान से होता है, और एक से हमारा होता है वो हमारा करण कारक होता है। एक अपादान कारक होता है, एक करण कारक होता है, दोनों में से आता है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण वाले में भी से आएगा और अपादान वाले में भी से आएगा। लेकिन आपको अब ये पूछ रहे होंगे कि आप मैं कैसे पहचानूं कि अपादान कौन सा होगा और करण कारक कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं ट्रिक। क्या बता दे रहा हूं, ट्रिक। अब ट्रिक के माध्यम से आप कारक को पढ़ेंगे। देखिए जहां पे अगर से जो आया है वो साधन के रूप में प्रयोग हो, जहां पे से साधन के रूप में प्रयोग हो तो हमारा करण कारक हो जाएगा। लेकिन जहां पे से हमारा अलगाव के माध्यम से प्रयोग हो, अलगाव के रूप में प्रयोग हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा अपादान हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बच्चे बंदर से डरते हैं। तो बंदर से, बंदर क्या है, एक साधन है कि बंदर से ही डरते हैं, बच्चे बंदर से डरते हैं, से जो हुआ हमारा साधन के रूप में प्रयोग हुआ तो ये हमारा करण कारक हो जाएगा। मैं उसे अपने हाथ से सजा दूंगा, अपने हाथ से, जो हाथ हमारा है ये हमारा एक साधन का काम करेगा उसको सजा देने के लिए। तो हाथ से आया और हाथ आया, तो यानी हाथ से सजा दूंगा एक साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा करण कारक हो जाएगा। राहुल पेड़ से नीचे गिर गया। देखिए राहुल जो है, अब इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये कोई पेड़ लगा हुआ है, ठीक, यहाँ इस पे राहुल बैठा हुआ था और यहाँ से ये क्या हो गया, पेड़ से नीचे गिर गया। यहाँ पे राहुल आके गिर गया, राहुल यहाँ पे जमीन में नीचे गिरा, तो पेड़ से क्या हुआ, पेड़ से अलगाव ही तो हुआ, ये पेड़ से अलग हो गया। राहुल पहले पेड़ से चिपका हुआ था, लेकिन पेड़ से गिरने के बाद वो अलगाव होता है। और जहां कहीं भी अलगाव होगा तो वहां पे अपादान कारक होगा, जहां पे से या से विभक्ति होगी और वहां पे अलगाव होगा तो हमारा अपादान कारक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा और आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे कि स्नान वनान पद में कौन सा समास है। अब हम आ गए समास पे, संधि हो गया हमारा, एक कारक भी हो गया। अब हम आगे समास पे। ऐसे सारे के सारे आपके चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कराए जा रहे हैं और सारे ऑप्शन को डिटेल से बताया जा रहा है। उसके साथ साथ आपको जितना भी ट्रिक अगर लग पा रहा है तो सारा का सारा आपका ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम हॉल में हल करना है। चलिए बात करेंगे अब हम स्नान वनान पद में कौन सा समास है। जब भी अव्ययभाव समास की बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, इसमें उपसर्ग आता है। सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें संयोजक भी आएगा और इसके साथ साथ शब्द जो रहेगा वो एक जैसा होगा, शब्द जो होगा वो एक जैसा होगा। ये अव्ययभाव समास की जब भी बात करेंगे। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें संयोजक चिन्ह आता है और इस पार एक एक शब्द होगा और दोनों शब्द क्या होंगे, एक दूसरे के विलोम होंगे, विपरीतार्थक शब्द होंगे और उसमें संयोजक चिन्ह लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं डेली आपको एक एक समास बताऊंगा, दो संधि लूंगा, ऐसे करके आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तत्पुरुष समास की जब भी बात करेंगे तो इसमें कारक का लोप होगा। अगर कारक का कहीं पे लोप होता है तो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में इसमें विशेषता बतलाई जाती है, किसी भी शब्द की क्या कहेंगे, विशेषता बतलाई जाएगी, वो हमारा कर्मधारय समास में हो जाएगा। चलिए बात करेंगे हम स्नान वनान की। देखिए स्नान, उसके बाद आ गया संयोजक चिन्ह, उसके बाद हमारा लिखा है वनान। देखिए संयोजक चिन्ह आया, अब इसमें से अव्ययभाव समास होगा या फिर द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों में संयोजक चिन्ह आता है, ये ट्रिक हो गया। लेकिन अब हमें पहचानना है कि अव्ययभाव है या फिर द्वंद्व समास है। अव्ययभाव में होगा तो स्नान स्नान अगर दो बार होता तो हमारा अव्ययभाव हो जाता, क्योंकि इसमें एक जैसा शब्द आते हैं। लेकिन द्वंद्व समास में स्नान और वनान जो दोनों शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, ये विलोम होते हैं। कैसे होते हैं, तो ये विलोम होते हैं। अब देखिए स्नान और वनान विलोम शब्द हैं, सबसे पहली कंडीशन द्वंद्व समास का हो गया। दूसरा कंडीशन, इसमें संयोजक चिन्ह भी आ रहा है, तो 101% आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि स्नान वनान में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। क्यों, क्योंकि इसमें संयोजक चिन्ह आया है और दोनों शब्द विलोम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि, एक बार फिर से मैं संधि लेके आया हूं आपके सामने और आप फटाफट बताइए कि मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि या फिर दीर्घ संधि। मैंने सारे के सारे संधि अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है और सारे के सारा आपको ट्रिक के माध्यम से आपको थ्योरी भी पढ़ा है, उसको जाके आप देख भी सकते हैं। चलिए जब भी बात करेंगे मनोविज्ञान की, सबसे पहले ये शब्द को देखिए मनोविज्ञान।
अगर शब्दों को तोड़ेंगे नहीं, वैसे ही लगाएंगे ट्रिक, तो हमारा वहां पे गलत हो सकता है। लेकिन अगर शब्दों को नहीं तोड़ेंगे तो ये हमारा ट्रिक जो है 90% काम करता है, जो ट्रिक मैं आपको बताते चले आया हूं। तो जब भी हम बात करेंगे मनोविज्ञान की, देखिए मनोविज्ञान, अब मैंने बताया था गुण संधि में क्या होता है कि ए ओ अर की मात्रा अगर लगेगी तो हमारा गुण संधि हो जाएगा। ये एक गुण संधि इसमें दिया भी हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। अब ऊपर देखेंगे एक तो हमारा दिया हुआ है, एक ही मात्रा है ऊपर, अगर सिंगल मात्रा रहेगी तो मैंने बताया था गुण संधि होगा। लेकिन नहीं, मनोविज्ञान को आप तोड़िए, तो मनोविज्ञान को जब भी तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा मनाह धन विज्ञान। क्या हो जाएगा? मनाह धन विज्ञान। ये इसका मनोविज्ञान का सही संधि विच्छेद होता है। और जब भी कहीं पे विसर्ग देखने को मिलेगा तो हमारा वो विसर्ग संधि हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात अब करेंगे। उज्ज्वल में आप बताइए कौन सी संधि है? उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उज्ज्वल में, एक मिनट, उज्ज्वल यहाँ पे गलत लिखा है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? फटाफट आप बताइए। या ये गुण संधि है, या व्यंजन संधि, या विसर्ग संधि, या फिर दीर्घ संधि है? मैंने आपको बताया गुण संधि में ए आएगा, ओ आएगा और इसके साथ साथ आर आएगा। व्यंजन संधि में दोनों तरफ व्यंजन आएंगे। विसर्ग संधि में अगर विसर्ग आता है तोड़ने के बाद ऐसे बिंदी वाला, तो आपका विसर्ग संधि में। दीर्घ संधि में क्या होगा? दीर्घ संधि में बड़ा आता है, यानी बड़ी ई की मात्रा आएगा, बड़ा ऊ की मात्रा आएगा और बड़ा आ की मात्रा आएगा, तो विसर्ग संधि होगा शब्दों के बीच में। अब देखिए उज्ज्वल को है, उसको तोड़ेंगे तो उज्ज्वल का जब होता है संधि विच्छेद, उत धन जल, उत धन जल, ये क्या होता है? ये उतधन जल होता है, ये उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है। अब देखिए ये ता है, ता हमारा क्या है? इसके नीचे हलंत लगा है, और जा क्या है? ये दोनों के दोनों व्यंजन है। इस प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा? ये व्यंजन संधि हो जाएगा। शब्द जहां से टूटेंगे अगर वहां पे हमारा व्यंजन आता है तो वहां पे हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। इसके साथ ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होगा वो व्यंजन संधि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यथोचित में कौन सा समास है। यथोचित में कौन सा समास है इसकी बात करेंगे। क्या कर्मधारय समास है, या बहुब्रीहि समास है, या विभाव समास है, तत्पुरुष समास है? सबसे पहले मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी समास किसे कहते हैं। जो समास है ना, कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें विशेषता बताई जाती है शब्दों की। अगर ऐसा शब्द है जो कोई विशेषता बतला रहा है तो वो कर्मधारय समास होगा। बहुब्रीहि में क्या होता है? इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होता है। जितने भी भगवान के नाम है, जितने भी ब्रह्मा के नाम है, वो हमारे बहुब्रीहि समास में आते हैं। एक ये भी ट्रिक हो गया। अव्यय भाव में क्या होता है? अव्यय भाव में पहला पद हमारा क्या होता है? इसमें उपसर्ग जुड़ा होता है। क्या होता है? उपसर्ग जुड़ा होगा इसमें अव्यय भाव समास में, यही इसकी पहचान है। और तत्पुरुष समास में क्या होगा? इसमें कारक का लोप होता है। क्या होता है? इसमें कारक का लोप होता है। तो देखिए यथोचित जो है तो इसका करेंगे यथा धन उचित। यथा धन उचित इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आगे हमारा क्या आया? यथा। और यथा क्या है? यथा हमारा आगे हमारा यथा आया, और यथा हमारा उपसर्ग है। यथा हमारा उपसर्ग है। और मैंने बताया कि उपसर्ग किस में आता है? तो ये अव्यय भाव समास में आता है। अव्यय भाव समास की यही एक ट्रिक है। तो इसमें क्या आता है कि इसको शब्दों को तोड़ेंगे तो उसके बाद हमारे इसमें एक उपसर्ग निकलेगा। अगर उसमें वाकई में सही उपसर्ग निकल रहा है तो हमारा अव्यय भाव समास हो जाएगा। यथोचित को जब भी तोड़ेंगे तो यथा धन उचित आएगा, और यथा हमारा क्या है? ये उपसर्ग है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अव्यय भाव समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की। और यहां पे बताइए सिंह द्वार में कौन सा समास है। एक और समास का क्वेश्चन मैं यहां पे लाया हूं। और बताइए ज्यादातर आपका कारक समास संधि, यहां से आपके कम से कम आपको आपके एग्जाम में 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए ज्यादा मैंने फोकस किया हुआ है। चलिए बात करेंगे सिंह द्वार में कौन सा समास है। क्या इसमें तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, या इनमें से कोई नहीं है? देखिए द्वंद्व समास जो होता है इसमें मैंने आपको बताया कि संयोजक चिन्ह आता है, इसके साथ साथ आपका विलोम शब्द आएगा। तो ऐसा तो सिंह द्वार में है नहीं कुछ, ठीक। उसके बाद कर्मधारय में क्या है? कर्मधारय समास में आपको विशेषता बतलाई जाती है। तो सिंह द्वार में कोई विशेषता बतलाई जा रही है? नहीं बतलाई जा रही है। देखिए सिंह द्वार का सबसे पहले आप समास विग्रह कीजिए। तो इसको जब करेंगे सिंह का द्वार, सिंह का द्वार, सिंह द्वार मतलब क्या है कि सिंह का द्वार, ये इसका समास विग्रह हो गया। और सिंह का द्वार में बीच में क्या आ रहा है? का आ रहा है। का एक कारक है, संबंध कारक में आएगा कि का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये हमारा आता है संबंध में, ठीक। तो यहां पे कारक का लोप हुआ, का शब्द आया। और जहां पे कारक का लोप किस में होता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ तत्पुरुष समास में होता है। जहां कहीं भी इस कारक का लोप होगा तो आप तत्पुरुष समास उसको लगाएंगे, यही है इसका ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। इसमें बताइए कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। इसमें से बताइए स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। कमेंट करिए फटाफट इसका आंसर।
देखिए इसको मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको क्या दिया था, एक टेस्टर दिया था। क्या दिया था, अगर कोई स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो इसके लिए मैंने आपको एक टेस्टर दिया था कि उस शब्द के ऊपर आप टेस्टर रखिए और वो टेस्टर खुद बताएगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं अपना टेस्टर में मैंने बताया था कोई भी विशेषण शब्द लीजिए, उसको आप उस शब्द के साथ जोड़िए। अगर वो फीमेल की वॉइस निकाल रही है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और मेल का वॉइस अगर निकाल रहा है तो वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए अब सबसे पहले मित्र की बात करेंगे। मेरा मित्र बहुत अच्छा है, मेरा मित्र बहुत अच्छा है, तो ये क्या कर रहा है, ये पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ये पुल्लिंग शब्द है क्यों, क्योंकि ये एक मेल वॉइस निकाल रहा है। ऐसे ही बात करेंगे उपहार, उपहार बहुत अच्छा है, यह उपहार बहुत अच्छी है, नहीं, मित्र बहुत अच्छी है ऐसा नहीं कहेंगे, मित्र बहुत अच्छा है, तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द हो गया। उपहार जो है, उपहार बहुत अच्छा है, उपहार बहुत बड़ा है, उपहार बहुत अच्छा है, तो इसमें क्या हो गया, ये भी पुल्लिंग हो गया क्योंकि ये मेल वॉइस निकाल रहा है। इसके साथ अध्याय, अध्याय बहुत बड़ा है, अध्याय बहुत बड़ा है, तो ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द निकाल रहा है। लेकिन अगर सूचना की बात करेंगे तो कहेंगे कि अच्छी सूचना है, या ये कहते हैं कि अच्छा सूचना है, अच्छा सूचना है, ये बोलते हैं, ये नहीं बोलते, इसमें कहते हैं अच्छी सूचना है, यानी अच्छी सूचना है। अच्छी अगर निकला, अच्छी अगर निकला तो ये क्या हो गया, एक फीमेल वॉइस निकाल रहा है। अच्छी जो है एक फीमेल शब्द है, तो हमारा सूचना क्या हो जाएगा, ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे देख लिए, अच्छा मित्र या अच्छे मित्र, अच्छा मित्र, सूचना, अच्छा सूचना, अच्छी सूचना, तो अच्छी सूचना, अच्छा उपहार या अच्छे उपहार, तो अच्छा उपहार हो जाएगा। इसके साथ पुल्लिंग निकल रहा है, इसके साथ पुल्लिंग, अच्छा अध्याय या फिर अच्छी अध्याय, तो अच्छा अध्याय, अच्छा क्या है, हमारा पुल्लिंग है। और सूचना की बात करें, अच्छी सूचना, अच्छी सूचना निकल रहा है या फिर अच्छा सूचना निकल रहा है, तो हमारा अच्छा सूचना तो बैठ नहीं रहा है, तो हमारा अच्छी सूचना हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फीमेल वॉइस निकाल रहा है, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हमारा यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। बताइए इसमें निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें दोनों चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहां से आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। हिंदी में 3 संधि होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। चारों ऑप्शन आपको दिया हुआ है आपके सामने, आपको फटाफट यही आंसर करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य नहीं है। देखिए जब पहले वाली की बात करेंगे, हिंदी में 3 संधि थे, हाँ बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, विसर्ग संधि और हमारा एक होता है व्यंजन संधि। ये 3 प्रकार के संधि होते हैं। हाँ स्वर में 5 प्रकार के संधि होते हैं, वो अलग चीजें हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार की संधि होती है हिंदी में, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। एक चीज तो क्लियर हो गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। हिंदी में 2 वचन होते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। एक वचन होता है और एक क्या होता है, बहुवचन होता है। एक वचन, बहुवचन, ये 2 ही प्रकार के वचन होते हैं। वाकई में हिंदी में 2 ही प्रकार के वचन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही हो गया। अब बात करेंगे हिंदी में 2 लिंग होते हैं। हाँ वाकई में इसमें 2 लिंग होते हैं, एक हमारा होता है पुल्लिंग, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक हमारा होता है स्त्रीलिंग। अब देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये 2 लिंग होते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हिंदी में होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया। अब तो हम एलिमिनेट कर रहे थे, तो ये तीनों हमारा जब सही हो गया तो एक ही ऑप्शन बचा, ये हमारा गलत हो गया। लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे। देखिए संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, नहीं, हिंदी में तो 2 ही लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है हमारा स्त्रीलिंग। लेकिन इसी के साथ संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और इसमें होता है एक उभय लिंग। उभय लिंग होता है, ये भी हमारा क्या होगा, ये लिंग हो गया। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, ये संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग माने जाते हैं और हिंदी में सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही प्रकार के लिंग माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है और पूछा ही गलत था हमसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। मदन काली पतलून पहनकर खेलने गया, इसमें क्या है, इसमें विशेषण आप बताइए कि इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, इसके बारे में बात करेंगे। या काली शब्द है, काली शब्द है, पतलून हो गया, मदन हो गया, खेलने में, इनमें से बताइए कि विशेषण कौन सा है। देखिए विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला। क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की जो भी विशेषता बतलाएगा उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए बात करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, तो पतलून पहना, पतलून हमारा क्या है, पतलून हमारा संज्ञा है और इस संज्ञा की विशेषता क्या है, काली। क्या विशेषता है, काली। हमारा पतलून, वो उसका जो मदन का पतलून है वो कैसा है, काला है। तो काला क्या है, एक विशेषता है और विशेषता जो होती है उसी को हम विशेषण बोलते हैं, उसी को हम विशेषण बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, काली जो शब्द है वो हमारा विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। बताइए इसमें, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया।
लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इसमें से आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। इसमें से आपको कारक पहचानना है, कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। फटाफट आपको इसका आंसर देना है, बताइए। चलिए 16 की बात कर लेते हैं। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। सबसे पहले ने आया, ने विभक्ति आ रही है, यहाँ पे ने को देखना है और एक को आ रहा है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ने के हिसाब से हम लगाएं या फिर को के हिसाब से लगाएं। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था कि जब भी कारक की बात करेंगे जो सबसे लास्ट में आएगा ना, उसी को हम देख के हम अपना कारक लगाएंगे। चलिए जब भी बात करेंगे हम, देखिए लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। अब इसमें हमारा क्या आया, को आया। जो को शब्द है देखिए किसके साथ आता है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलगाव। ये चीजें आपको याद है कि नहीं याद है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यहां से कारक पहचानने में आसानी होती है। अब देखिए कर्ता ने कर्म को, अब ये क्या हो गया, कर्म को किसके साथ आ रहा है, कर्म को, कर्म को। ये शब्द आया को हमने पकड़ा और को किसके साथ आता है, कर्म को। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। कर्म कारक ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों के तीनों कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन आपका एक ही है, ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे में कौन सा कारक है। एक और कारक की बात करेंगे और यहां से बताइए कुर्सी पर मास्टर जी बैठे में कौन सा कारक है। इसके बाद मैं आपको साहित्य का भी कुछ क्वेश्चन लिया हूं, इसके बाद ही शुरू होने वाला है, एक दो क्वेश्चन के बाद। चलिए बात करते हैं कुर्सी पर मास्टर जी बैठे में कौन सा कारक है। इसमें से करण कारक है, संप्रदान कारक है, संबंध कारक है या फिर अधिकरण कारक है। फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। तो जब भी इसकी हम बात करेंगे कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो ये बताइए एक इसमें आया पर आया, पर शब्द देख रहे हैं, पर किस में आता है, पर हो गया, में हो गया या फिर ऊपर हो गया या फिर अंदर हो गया। ये जो 4-5 शब्द है ये किस में आते हैं, कौन से कारक में, तो आप कहेंगे अधिकरण कारक में। कैसे, क्यों, क्योंकि इसमें कर्ता ने कर्म को, संप्रदान के लिए अपदान से अलगाव, संबंध का के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में, पर, ऊपर, अंदर। अधिकरण में क्या आता है, अधिकरण में आता है में आता है, पर आता है, ऊपर आता है और अंदर आता है। अगर ये 4 शब्द आपको कहीं पे देखने को मिल जाते हैं वाक्यों के बीच में, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पर शब्द आया और पर हमारा किसका लोप कराता है, वो अधिकरण कारक का लोप कराता है। पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा करण कारक में क्या आता है, इसमें से आता है। संप्रदान में क्या आता है, संप्रदान में के लिए आता है। संबंध में क्या आता है, का, की, के, नानी, रे, ये सारे तमाम प्रकार के शब्द आते हैं। अधिकरण में आता है में, पर, ऊपर, अंदर, अभी मैंने बता दिया। तो पर आ रहा है, पर हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे कि खुमान रासो। देखिए यहाँ पे साहित्य का क्वेश्चन शुरू हो गया। आप लोग को साहित्य से डर लगता है, लेकिन साहित्य मैं इस तरह आपको बता दूंगा, कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको साहित्य के क्लास में लेने वाला हूं, एक क्लास में लूंगा, उसमें आपको मैं याद कराऊंगा। चलिए अभी बात करेंगे खुमान रासो किसकी रचना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए नरपति नाल्हा या फिर दलपति विजय या फिर जगनिक या फिर चंद्रबरदाई। फटाफट आप इसका आंसर बताइए कि खुमान रासो किसकी रचना है। तो जब भी हम नरपति नाल्हा की बात करेंगे, नरपति नाल्हा की बात करेंगे तो इन्होंने लिखा है बीसल देव रासो। क्या लिखा है, बीसल देव रासो किसने लिखा है, दलपति विजय ने लिखा है। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पे जगनिक की बात करेंगे तो जगनिक ने क्या लिखा है, इसकी जब बात करेंगे तो इन्होंने लिखा है परमाल रासो, परमाल रासो लिखा है। ठीक, और जब हम बात करेंगे किसकी, चंद्रबरदाई की, तो चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। और ये देखिए तीनों का तो मैंने बता दिया इसके साथ साथ। और नरपति नाल्हा का क्या हो जाएगा, नरपति नाल्हा का हमारा जो खुमान रासो है वो किसका हो जाएगा, वो दलपति विजय का हो जाएगा। नरपति नाल्हा का तो मैंने बता ही दिया। ये खुमान रासो को किसने लिखा है, तो दलपति विजय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपको देखिए मैंने दलपति विजय के बारे में क्वेश्चन किया, लेकिन आपको एक्सप्लेन मैं चारों के बारे में कर रहा हूँ, इस प्रकार आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे संदेश रासक किसकी रचना है। संदेश रासक किसकी रचना, क्या विद्यापति की है या अब्दुल रहमान की या धनपाल की या फिर नाल्हा सिंह की है। फटाफट आंसर बताइए आप। देखिए जब भी नाल्हा सिंह की बात करेंगे तो इन्होंने, अभी मैंने बताया कि इन्होंने क्या लिखा है, विजयपाल रासो लिखा है। क्या लिखा है, विजयपाल रासो किसने लिखा है, ये नाल्हा सिंह ने लिखा है। ठीक, और इसी के साथ जब भी हम बात करेंगे धनपाल की, तो धनपाल ने क्या लिखा है उसके बारे में बात करेंगे तो इन्होंने लिखा है भविष्यत कहा। क्या लिखा है, भविष्य यत कहा। ये किसने लिखा, ये धनपाल ने लिखा है। और जब भी हम बात करेंगे अब्दुल रहमान की, तो अब्दुल रहमान इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संदेश रासक किसने लिखा है, संदेश रासक को अब्दुल रहमान ने लिखा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन नंबर 20 की बात करेंगे। दोहा कोश के रचनाकार कौन से हैं, सरहापा है, दलपति राव है या फिर नरपति नाल्हा या फिर जगनिक है। फटाफट आप बताइए कि दोहा कोश के रचनाकार कौन से हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
सराहपा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे रेवंतगिरी रासो किसकी रचना है। कौन सी? रेवंतगिरी रासो किसकी रचना है, इसकी बात करेंगे। जिनधर्म सूरी की है या फिर राजगु की है, विजयसेन सूरी की है, फिर भट्ट केदार की है। फटाफट आप इसका आंसर दीजिए। तो रेवंतगिरी की बात करेंगे तो ये रेवंतगिरी को किसने लिखा है, तो इसको विजयसेन सूरी ने लिखा है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयसेन सूरी ने रेवंतगिरी रासो को लिखा है। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से आप बताइए कि महाप्राण बताइए कौन सा है। निम्नलिखित में से आप बताइए कि महाप्राण कौन सा है। अब देखिए अल्पप्राण और महाप्राण क्या था। अल्पप्राण मतलब होता है कम सांस ली जाए और महाप्राण में क्या होता है, ज़्यादा सांस ली जाती है। ठीक, जब भी अल्पप्राण की बात करेंगे, देखिए अल्पप्राण की जब भी हम बात करेंगे, चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। अल्पप्राण में जो होता है पहला, तीसरा और पांचवा शब्द होता है उसको हम अल्पप्राण कहते हैं। इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन आता है। और महाप्राण में क्या आता है, इसके साथ दूसरा और चौथा शब्द आएगा और इसमें क्या आएगा, इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं महाप्राण की। अब इसमें से महाप्राण बताइए कौन सा है। महाप्राण में मैंने बताया कि दूसरा और चौथा हो जाएगा, दूसरा और चौथा हो जाएगा। ता था दा धा ये गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। पा पा बा भा ये भी नहीं होगा। देखिए इसमें से हम आपका आंसर लेना चाहेंगे, फटाफट आप इसको कमेंट करके बताइए महाप्राण। चलिए देख रहा हूं मैं। देखिए आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो ये सही हो जाएगा। ता था दा धा ना। सबसे पहले क्या होता है, ता था दा धा ना। हमें क्या करना है, दूसरा और चौथा देखना, दूसरा चौथा देखना है। तो था हो गया और धा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ऐसे पहचानना आपको सही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अघोष वर्ड की बात करेंगे। इसमें का खा छा छा फा फा दा धा ना, इसमें से बताइए अघोष वर्ड क्या है। ये आपका आंसर, ये हो गया होमवर्क। आप इसको होमवर्क में लिख लीजिए। आप इसका होमवर्क आप है कि कमेंट करके आप इसका आंसर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दशानन शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। दशानन क्या है, ये यौगिक है, योगरूढ़ है, शब्दरूढ़ है, या इनमें से कौन नहीं है, फटाफट बताइए। देखिए जब भी बात करेंगे रूढ़ शब्द की, तो रूढ़ शब्द का संधि विच्छेद नहीं होता है। रूढ़ शब्द का संधि विच्छेद नहीं होता है। योग रूढ़ शब्द में क्या होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है या बहुव्रीहि जो समास होती है उसको योग रूढ़ में रखा जाता है। और यौगिक का क्या होता है, मैंने कल ही इसका क्वेश्चन लिया होता कि यौगिक में क्या होता है कि इसका संधि विच्छेद हम कर सकते हैं। तो दशानन जो है हमारा, देखिए जो दशानन शब्द है, दशानन जो शब्द है ये क्या है, एक बहुव्रीहि समास है। दशानन क्यों, क्योंकि इसको हम किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीसरा अर्थ प्रदान कर रहा है। दशानन का अर्थ हो गया रावण, रावण को कहते हैं, तीसरा अर्थ प्रदान कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करिए यानिश अकेडमी को, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो मन कर रहा है वो करिए, लेकिन आप बाकी लोगों तक पहुंचाइए कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लास दी जा रही है। इसके साथ साथ ईवीएस की, सीडीपी की, हिंदी की क्लास चल रही है, इसके साथ जीके की भी क्लास चल रही है। आपको देखना है तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के साथ हमारी वीडियोज़ यहीं पर ख़त्म होती हैं। बाकी जो बच्चे नए हैं आप हमें यानिश अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फ्री में क्लास दिन भर चलती रहती है। आपकी अच्छाई के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलाई जा रही है। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए चलाई जा रही है, इसलिए आप यहाँ बाकी दोस्तों तक आप इसको शेयर करिए, जो बच्चे 5000 6000 की कोचिंग नहीं ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग करते नहीं हैं। इसी के साथ मिलते हैं, तो अपनी तैयारी करिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।